आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु दौरे पर हैं। मोदी राजधानी चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में तमिलनाडु के राज्यपाल और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने अन्ना विश्वविद्यालय में 69 स्वर्ण पदक विजेताओं को स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किया। साथ ही दीक्षांत समारोह के दौरान वहां मौजूद छात्रों को संबोधित भी किया और छात्रों को स्नातक करने पर बधाई दी। इसी दौरान मोदी ने छात्रों से कहा, आपने अपने दिमाग में पहले से ही अपने भविष्य के लिए एक भविष्य बना लिया है, इसीलिए आज का दिन केवल उपलब्धियों का ही नहीं बल्कि आकांक्षा का भी दिन है। मोदी ने आगे कहा, सिर्फ भारत ही अपने युवाओं की तरफ नहीं देख रहा है। आज पूरी दुनिया की नजरें भारतीय युवाओं पर है, क्योंकि आप देश के विकास इंजन हैं और भारत दुनिया का विकास इंजन है। मोदी ने आगे कहा कि कोरोना महामारी एक अभूतपूर्व घटना थी। ये सदी में एक बार आने वाला संकट था। इसने हर देश का परीक्षण किया। विपत्ति बताती है कि हम किस चीज से बने हुए हैं। अपने वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य पेशेवरों और आम लोगों की बदौलत भारत ने आत्मविश्वास से अज्ञात का सामना किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बीएसएफ के एक पूर्व रसोइये को गिरफ्तार किया है। पकड़ में आए आरोपी ने महज कुछ ही दिनों पहले बीएसएफ इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि वो अमीर बनना चाहता था। अमीर बनने के लिए उसने ठगी का रास्ता चुना और 100 करोड़ की ठगी को अंजाम देकर फरार हो गया। 2008 से 2011 के बीच दर्ज हुए 49 मामलों में राजस्थान पुलिस को ओमर राम की तलाश थी। आरोपी को 46 मामलों में भगोड़ा भी घोषित किया जा चुका है, लेकिन ये शातिर पुलिस को चकमा देने के लिए न सिर्फ अपना नाम बदल रहा था बार बार, बल्कि शहर भी बदल रहा था। दिल्ली पुलिस ने 6 महीने की कोशिश के बाद ओमर राम को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल राजस्थान के जोधपुर निवासी ओमर राम को साल 2004 में बीएसएफ में कुक की नौकरी मिली थी, लेकिन 2 साल बाद ही ओमर राम ने ये नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि उसे जल्दी ही अमीर बनना था। नौकरी छोड़ने के बाद ओमर राम ने साल 2017 में अपनी सिक्योरिटी कंपनी शुरू की और उसमें 60 लोगों को भर्ती किया। फिर इस कंपनी को इसने एक्स सर्विसमैन राकेश मोहन को बेच दिया। इसके बाद 2007 में ही इसने एक एमएलएम कंपनी में एजेंट की नौकरी शुरू की। यहाँ करीब 1.5 करोड़ कमाने के बाद उसने यहाँ भी नौकरी छोड़ दी और 2009 में आरोपी ने एक अपनी लिमिटेड कंपनी खोली और खुद मैनेजिंग डायरेक्टर बना। ये कंपनी नए सदस्यों के जुड़ने पर कमीशन देती थी। हर सदस्य को 4000 रुपए जमा करने थे। बदले में उन्हें 400 रुपए का एक सफारी सूट मिलता था। हर मेंबर को कमीशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 और सदस्यों को से जुड़ना पड़ता था। सदस्यों को उनके निवेश पर सुनिश्चित रिटर्न की भी गारंटी दी गई थी। लगातार 1 साल तक हर महीने 2 लाख बिजनेस देने वाले को इनाम में 1 साल बाद बाइक दी जाती थी। इस तरह हजारों सदस्य जुड़ गए और कंपनी लोगों को 100 करोड़ का चूना लगा दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस को इसकी ठगी की जानकारी मिल गई और फिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी अब नई मुसीबतों में फंस सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग और डीआरआई इस मामले में जांच शुरू करेंगे। आयकर विभाग ने अर्पिता की पिछले 5 सालों की आईटीआर तलब की है। छापे के दौरान बरामद सीडी को लेकर पार्थ से पूछताछ हो सकती है। इसके अलावा खबर ये भी है कि अगले सप्ताह तक इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है। जांच एजेंसी को शक है कि रिश्वत की रकम नीचे से लेकर ऊपर तक जाती है। सीबीआई पहले से ही मामले की जांच में जुटी है। कल ही ईडी ने शहर के निचार पार्क इलाके में पश्चिम बंगाल में मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी से जुड़े एक अन्य अपार्टमेंट पर देर शाम छापेमारी की थी। ईडी ने मुखर्जी के एक फ्लैट से लगभग 28 करोड़ रुपए नकदी बरामद करने के साथ ही एक दिन बाद इस फ्लैट पर छापा मारा गया था।
केंद्रीय एजेंसी कथित स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में मुखर्जी को गिरफ्तार कर चुकी है। पिछले हफ्ते शहर में उसके एक और फ्लैट से ईडी ने 21 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी जब्त की है। ईडी के अधिकारियों ने कहा, चिनार पार्क अपार्टमेंट अर्पिता मुखर्जी का है और हमें संदेह है कि उसके अन्य फ्लैटों की तरह यहाँ भी नकदी जमा हो सकती है। हम पड़ोसियों से बात कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ किस तरह की गतिविधियां की गई हैं। स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध वार चलाने का आरोप लगाए जाने को लेकर अब कांग्रेस नेताओं को दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। ईरानी ने कोर्ट में इस मामले में सवाल उठाया था, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा और नीता डिसूजा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किए जाने के अलावा 24 घंटे में आपत्तिजनक ट्वीट हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगर कांग्रेस नेता खुद ट्वीट नहीं हटाते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस ट्वीट को हटाएंगे। बता दें कि बेटी पर आरोप लगाए जाने के बाद स्मृति ईरानी ने जयराम रमेश और पवन खेड़ा के खिलाफ 2 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। ईरानी की तरफ से कहा गया है कि उनकी बेटी पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। उनकी बेटी पढ़ाई करती है और कोई बात नहीं चलाती है। कांग्रेस नेताओं के बयान के बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी होने के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वो इस मामले में शामिल अन्य कांग्रेस नेता कोर्ट के सामने सारे तथ्य रखेंगे और केंद्रीय मंत्री के इस मामले को भटकाने के प्रयास को विफल करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर हमसे कहा कि स्मृति ईरानी की ओर से दायर मामले पर हम औपचारिक रूप से जवाब दें। हम तथ्यों को सामने समक्ष रखेंगे और उसकी उत्सुकता भी है हमें। स्मृति ईरानी जिस तरह से मामले को भटकाने का प्रयास कर रही है उसे हम चुनौती देंगे और विफल करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध वार चलाने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईरानी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की थी। इस मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और दावा किया गया था कि इसके सबूत भी उनके पास हैं। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 1 महीने से लटका मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द हो सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर शिंदे गुट में सहमति बन गई है। पिछले 2 दिनों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के विधायकों के साथ मैराथन बैठक की थी। सबकी रजामंदी से मंत्रिमंडल का फॉर्मूला जो है तैयार हो चुका है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 2 दिनों से दिल्ली का दौरा टल रहा था। बताया जा रहा है कि शिंदे पिछले 2 दिनों से अपने विधायकों के साथ 1-to-1 बैठक कर रहे थे, जिसमें ये सहमति बनी। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट की तरफ से 20 मंत्री पद की मांग की गई थी, जिसके बाद 15 से 17 मंत्री पद पर बीजेपी हाईकमान देने को राजी हो गई है। एकनाथ शिंदे जल्द ही दिल्ली आएंगे। इसके बाद मंत्रिमंडल की तारीख पर मुहर लगेगी। शिंदे गुट से पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री रहने के साथ ही उन नेताओं को मंत्री पद मिल सकता है। कुछ नए चेहरों को भी मंत्री पद मिलने की जानकारी सामने आ रही है। जिन विधायकों को मंत्री पद नहीं मिलेगा उन्हें महामंडल में चेयरमैन का पद दिया जाएगा। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सहयोग से 30 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ देवेंद्र फडणवीस को भी राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी। दरअसल शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 39 विधायकों ने बगावत कर दी थी और इसी के बावजूद इसके बाद पूर्ववर्ती महाविकास अघाड़ी सरकार अल्पमत में आ गई थी। MiG-21 लंबे समय से भारतीय वायुसेना की कामयाबी का आधार रहा है। ये 51 स्क्वाड्रन 27 फरवरी 2019 को भारत पर पाकिस्तान के हवाई हमले को विफल करने के लिए मशहूर है, लेकिन इसके बावजूद इस विमान का सुरक्षा रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। गुरुवार को ही बाड़मेर में MiG-21 वायसन एयरक्राफ्ट के हादसे का शिकार होने के बाद इस 6 दशक पुराने इन लड़ाकू विमानों को रिटायर करने की मांग जोर पकड़ने लगी है और इस बार उड़ता ताबूत कहे जाने वाले इस विमान को ताबूत पर आखिरी कील भारतीय वायुसेना ने ठोक डाली है।
आईएएफ ने 2025 तक मिग-21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन को रिटायर करने का फैसला कर लिया है। एयरफोर्स इनकी जगह हल्के स्वदेशी सुखोई 30 जैसे अधिक सक्षम लड़ाकू विमानों को देने जा रही है। भारतीय वायुसेना 30 सितंबर तक मिग-21 बाइसन विमान के एक और दस्ते को रिटायर कर देगी और 2025 तक इसके शेष बेड़े को भी खत्म कर देगी, क्योंकि हाल ही में सोवियत युग के लड़ाकू जेट विमानों की घातक दुर्घटनाओं ने सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं। मिग-21 के ऐसे ही हादसों को देखते हुए एयरफोर्स ने इन विमानों को अपने जखीरे से बाहर करने का अहम फैसला लिया है। इसके साथ ही सैन्य प्राधिकरण को LAC तेजस विमानों को अपने बेड़े में शामिल करने का कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। गौरतलब है कि 28 जुलाई को राजस्थान में मिग-21 टाइप 69 ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विंग कमांडर M राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य बल की मौत हो गई। आईएएफ के सूत्रों के मुताबिक श्रीनगर एयरबेस से बाहर स्थित 51 स्क्वाड्रन को 30 सितंबर को नंबर प्लेट किया जा रहा है। इसके बाद इन विमानों के लिए केवल 3 दस्ते सेवा में रह जाएंगे और वर्ष 2025 तक चरणबद्ध तरीके से ये सभी बाहर हो जाएंगे। हर साल इन विमानों में से एक स्क्वाड्रन नंबर प्लेटेड कम किया जाएगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एक नए परिवार कल्याण कार्ड की योजना बनाई है। इसके तहत राज्य के सभी परिवारों की मैपिंग कर फैमिली कार्ड बनाया जाएगा। फैमिली कार्ड 12 अंकों का होगा। इस कार्ड की मदद से सरकार परिवारों के बारे में पूरी जानकारी जुटाने में मदद करेगी। बताया जा रहा है कि कार्ड की मदद से योगी सरकार लोगों को सरकारी योजनाओं से रोजगार और नौकरी दिलाने में सहयोग करेगी। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन देखा है और अब समाज कल्याण विभाग को इसे लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। परिवार पहचान पत्र के लिए राशन कार्ड से डेटा एकत्रित करने की तैयारी की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो कुछ ही दिनों में 60% परिवार इससे जुड़ सकेंगे। परिवार कल्याण कार्ड योजना से सरकार हर परिवार को रोजगार से जोड़ेगी। इसके अलावा सरकार की सभी योजनाओं को भी एक एक परिवार से जोड़ा जाएगा। साथ ही धोखाधड़ी भी रुकेगी। उदाहरण के लिए यदि एक ही परिवार को सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो उसका डाटा भी सरकार के पास रहेगा। इतना ही नहीं, इस कार्ड के बनने से सरकार के पास ये भी डाटा होगा कि किस परिवार को रोजगार और नौकरी की जरूरत है। उसी के अनुसार उस परिवार को उचित व्यवस्था कराई जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक इस कार्ड के बनने से लोगों को काफी फायदा होगा। इन्हें सरकार भी विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा सकता है और इसके लिए अलग से आवेदन या किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।